क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तबीयत में मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा? जो यहाँ पर माशाल्लाह बैठे हुए उनकी तो मज़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए सर, आते हैं, इब्तिदा करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले तो बातें होंगी थोड़ी सी रिज़ल्ट की, फिर क्या स्ट्रेटजी हो, है ना, क्या स्मार्ट स्टडी हम करें, कैसे करें, है ना सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें सर, रिज़ल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे पास हुए, बहुत सारे बच्चे जो है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन पास नहीं हो पाए। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह हो जाएंगे। सबसे पहले सर मैं एक छोटी सी बात से स्टार्ट करूँगा कि सर एक आध रिज़ल्ट मैटर ज़िंदगी में नहीं करता। मेरी फर्म में एक लड़का है, इबाद नाम है उसका। इबाद जो है ना सर, वन ऑफ द मोस्ट, इबाद जो है सर वन ऑफ द मोस्ट जो है, तो बोलते हैं ना कि शरीफुन नफ्स इंसान है। इबाद की डिस्क्वालीफाइंग अटेम्प्ट थी इस दफ़ा। कितने पेपर लेते थे सर उसके? 3 पेपर थे, और अगर उसके कोई भी पेपर नहीं निकलते तो इबाद क्या हो जाता? डिस्क्वालीफाई। मतलब डिस्क्वालीफाई मतलब जैसे आपको पता है, अब तक आई के अपने कर दिया है कि भाई जिन बच्चों के 3 पेपर हैं, हमारी तो पूरी कोशिश है कि उनको अल्लाह करे कुछ 6 महीने एक्सटेंड मिल जाए, लेकिन आई के इस वक्त तक कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इबाद सर डिस्क्वालीफिकेशन पे था, छुट्टियों के लिए आया मेरे पास, बोला छुट्टियाँ उसको चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए थी। मैंने कहा छुट्टियाँ तो ज़्यादा ले ले, बट मैंने कहा इबाद देख, आखिरी बॉले छक्का मार। उसने कहा सर कैसे मारूं? मैंने कहा इबाद फियर ऑफ फेलियर निकाल के मार, ये निकाल दे कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बिंदास होके पेपर दे। मैंने कहा देखो, जो इंसान या जो टीम, क्रिकेट में भी आप देखते ना कि हमारी टीम जिम्बाब्वे से पिछले 2022 में हार गई थी, तो उनमें से क्या निकल गया? फेयर ऑफ फेल। आप तो वैसे ही बाहर हैं। और अभी भी आपने देखा है कि बांग्लादेश सब जीत चुके हैं, तो फियर ऑफ फेलियर टीम से बाहर है। उनको पता है वैसे भी बाहर गए, आगे जाएंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे, इंडिया से जो है मुकाबला होगा, वो हारना ही है, सही है। तो उन्होंने कहा अब वो बिंदास होकर खेल रहे हैं। तो जब आदमी बिंदास होकर खेलता है ना सर, तो याद रखें पास हो जाता है। अब पास सर, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है। बहुत सारी बातें अभी मैं आपसे करूँगा सर। जो मेरे पास मेजॉरिटी बच्चा आया ना जिनका पेपर फेल हुआ, फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सर बातों बातों से मुझे एक अंदाज़ा होने लगा कि ये जो बच्चा था ना, उसके दिल में एक तो डर बहुत था, क्या होगा कैसे होगा, पीयर प्रेशर बहुत था। सबसे ज़्यादा चीज़ जो सर आपको मारती है वो होता है पीयर प्रेशर। तो सर अब मैं कुछ सवालात पूछूंगा उन बच्चों से जिन्होंने पहले FAR2 का पेपर दे दिया है और वो जवाब देंगे FAR2 से रिलेटेड, ऑनलाइन में भी फिजिकल में भी। सर ऑनलाइन में आवाम ज़्यादा है, तो कितने बच्चों का पेपर पूरा हुआ था? 100%। तेरा तो पास हो गया ना भाई, अब तुम हाथ उठा रहे, चला जा। चले सर, कितने बच्चों का पेपर पूरा हुआ था ऑनलाइन वालों? रेज हैंड। सर सबसे पहले तो याद रखें, पेपर पूरा अगर आपका हो रहा है तो एक बात एक बड़े हमारे मशहूर टीचर है रिजवान मनाई साहब, उनसे मैंने CA फाइनल में टेक्स्ट पढ़ा है। उनका क्लेम है, आज तक वेरीफाई नहीं हुआ, बट उनका क्लेम है कि सर सवाल अटेम्प्ट करने का एक मार्क होता है। तुमने सही किया हो गलत किया हो, सवाल अटेम्प्ट करने के कितने मार्क्स है? मतलब आंसर नंबर डाला और तुमने उसमें कुछ भी लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, पड़ोसी का नाम लिख दिया, अपने क्रश का नाम लिखा, 1 नंबर मिल गया। कितने नंबर मिलेंगे सर? ये उनका क्लेम है, आज तक वेरीफाई नहीं हुआ, बट वो कहते हैं किसी भी बच्चे को भेजो और उसको बोलो कि भाई तू सारे सवाल अटेम्प्ट कर ले, सिर्फ जो उसके समझ में आता है मैं लिख दे। बोला वो फेल भी होगा ना, तो जितने क्वेश्चन नंबर होंगे उसके हिसाब से फेल होगा। सर पेपर पास कर पे पूरा करना तो एक बहुत है, क्योंकि पूरा करना सर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कुछ बातें मैं अब आप लोगों से पूछने लगा हूँ, उसको लोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो। क्या मतलब है सर इसका?
सर इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें पता हो कि एग्जामिनर तुमसे चाहता क्या है, पेपर किस तरीके का आएगा। अजीज साहब यहाँ पे बैठे हुए, मैंने पिछली क्लास उसमें अजीज़ को मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया कि ये आपको इंशाल्लाह मोटिवेट करेगा। इसने कोई 45-50 दिन के अंदर FAR2 और कंपनी लॉ पिछली अटेम्प्ट में निकाला है, सही है। तो सर मैंने क्लास में पहले बच्चों को कहा कि भाई देखो ICAP ECCA को फॉलो करता है। ये बात मैं अपने तजुर्बे में देख रहा हूँ, पिछले टीचिंग के कोई 6-7 साल के तजुर्बे में सर, जब अगर मैं आपको बताऊं तब मैंने ACCA और ICAP के साथ देखा, ICAP पेपर पैटर्न में ACCA को फॉलो करता है। ACCA जो चेंजेस लेकर आता है ICAP भी वो लेकर आने की कोशिश कर रहा होता है। ACCA शिफ्ट हो चुका है SBR के अंदर, जो उनका फाइनल रिपोर्टिंग का पेपर है कि भाई तू लिख करके जवाब देगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा है। ICAP भी शिफ्ट हो रहा है, FAR2 से उसने शुरुआत कर ली। पिछले अटेम्प्ट का पेपर बहुत डिस्क्रिप्टिव था। इसी तरीके से सर मैं हमेशा से एक बात कहता था, बच्चे बहुत सारे बच्चे अपने नहीं, कोई और नहीं सर ये नहीं, मैं कहता था एग्जाम में स्टैंडर्ड की एज सच ज़रूरत नहीं होती। ICAP ने ख़त्म कर दी। अब इसका मतलब पता है क्या है, अब ICAP ने जब स्टैंडर्ड ख़त्म किया ना, अब ICAP तुम लोगों को इस अटेम्प्ट में थ्योरी पे भी टेस्ट करेगा। मेंटली रेडी होना है कि 8 से 10 नंबर की थ्योरी होगी। फिर आ जाए सर, बच्चा समझता है कि मेरी तैयारी हुई बहुत अच्छी, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके पास कॉन्सेप्ट्स पूरे नहीं होते, या होते भी हैं तो सही नहीं होते। छोटी सी एग्जांपल दूंगा सर, IS 41 माशाल्लाह सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा ही IS 41 सबने पढ़ा हुआ है। IS 41 में एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ लिया हुआ है पिछले अटेम्प्ट में उनको पता होना चाहिए। IS 41 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन वाले बच्चे, फिजिकल वाले मुझे बताएंगे उन्होंने वो पढ़ा हुआ ही नहीं पढ़ा हुआ, कि सर अगर बायोलॉजिकल एसिड लैंड के साथ अटैच होगा, बायोलॉजिकल एसिड लैंड के साथ अटैच होगा तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी। लैंड के साथ अटैच्ड है, अलग से उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल रही तो क्या करेंगे, अभी तू नहीं बताएगा, जो बच्चे पढ़ चुके वो बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी पढ़िए सर, ऐसी कोई चीज ऑनलाइन वालों, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। सर अब देखें, ये बच्चे कह रहे हैं सर नहीं पढ़ा, ये कंबाइंड, सर इसके बारे में स्टडी टेक्स्ट में लिखा है और कहीं नहीं लिखा। स्टडी टेक्स्ट तो हम पढ़ते नहीं है बच्चे, स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो बायोलॉजिकल एसिड लैंड के साथ अटैच होगा तो उसकी लैंड की फेयर वैल्यू निकाल लो, उसकी अगर नहीं निकल सकती और टोटल फिर फेयर वैल्यू में से लैंड की वैल्यू माइनस कर दो। इसी तरीके से स्टडी टेक्स्ट में उसने एक और कॉन्सेप्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, सही है, उसने कॉन्सेप्ट डाला कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड, बेयरर बायोलॉजिकल एसिड। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड क्या होते हैं सर, नॉर्मल बायोलॉजिकल एसिड क्या होते हैं, ये नहीं बच्चों को पता होता। चलिए सर एक और कॉन्सेप्ट पूछता हूं, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनसे। सर IS 37 आपने पढ़ा हुआ है। IS 37 में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहता है मेरे से पहले एक और स्टैंडर्ड के हिसाब से भी टेस्ट कर लो। वो कौन सा स्टैंडर्ड कहता है, वो ये सब बातें सर तुम्हारे सिलेबस में है, सिलेबस ही पूरा नहीं करके जाते सर। बताओ भाई वो क्या कहता है, IFRS 15 नहीं सर, ये हमें दिमाग में आता है कि हम लॉजिक लगाएंगे 15 कह देंगे। यासिर मेरा बैग उठो मंगवा दे। हाँ जी IFRS 15 एक आदमी कह रहा है। IS 36 वो कहता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट से पहले उस एसिड को देख कर क्या हो जो उस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए, कहीं वो इम्पेयर तो नहीं हो गया। अब सर ये बातें ही बच्चा नहीं पढ़ के जाता और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि यार मेरा तो सर पेपर सब कुछ था, मुझे सब कुछ आता था तो मेरा चंदा नहीं आता था। आपने कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं किया। सर क्यों नहीं किया, क्योंकि सर आपने उस हिस्से से स्मार्ट स्टडी नहीं की। मैं हमेशा कहता हूँ भाई उतना पढ़ो जितना पास होने के लिए ज़रूरी है, अपने आप को फजूल बर्डनाइज नहीं करो। मेरी नज़र में मेरा खून खुलता है जब मैं देखता हूँ कि एक बच्चा
लाइब्रेरी में कहीं भी क्लास में क्या हुआ, आसान सवाल वापस कर रहा होता है। क्लास में क्या हुआ, आसान सवाल। भाई तू मुश्किल सवाल कर ले वापस, आसान सवाल तू वापस क्यों कर रहा है? कैलकुलेटर पे सॉल्व कर। नहीं सर मैं वापस करूंगा। प्रैक्टिस, यहाँ पर रफ रजिस्टर, घर पे जाके जो है प्रॉपर रजिस्टर। क्यों जिंदगी में तेरे पास इतना टाइम क्यों है? भाई देख एनर्जी में हमेशा एक बात कहता हूँ, एनर्जी जो है ना इंसान की होती है लिमिटेड। एनर्जी क्या होती है? लिमिटेड एनर्जी होती है। और अगर वो लिमिटेड एनर्जी को आप खर्च कर देंगे ना नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में, जैसे इस किस्म के कामों में, तो मेरा बच्चा वाट लग जाएगी। तो इसीलिए सर आज है, अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ कि अब से हाउ टू स्मार्ट। देखो स्मार्ट स्टडी वैसे तो जो है पूरा एक सेशन में हम सीखेंगे इंशाल्लाह FAR2 कैसे होगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने हमेशा लिखी। पिछली अटेम्प्ट में मैंने शुरू में बता दिया था जिन बच्चों ने जो पैटर्न के हवाले से कि भैया ये इस अटेम्प्ट में सवालात आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए। ग्रिड, बच्चा इतना बड़ा अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ी करता है। बहुत सारे बच्चे, फिर मेरे बच्चों को पता होता है, हम पहली क्लास में डिस्कस करते हैं, और मेरे पास जब आते हैं बेटा, मतलब बहुत सारे बच्चे जब आते हैं पहली दफ़ा तो उनको सर यही नहीं पता होता कि ग्रिड क्या चीज़ है। आई कि ग्रिड के हिसाब से पेपर तुम बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं जो हर दफ़ा और FAR2 में सर प्रिडिक्ट करना ज़्यादा आसान है, ग्रिड पेपर प्रिडिक्ट करना कि FAR2 में ग्रिड के हिसाब से। तो सर ग्रिड बच्चे को नहीं पता होता कि आई ने किसके बारे में क्या। आप लोग बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं। FAR1 में मैं एक बात कहता था, जिन बच्चों ने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है पास भी हो गए। सर FAR1 में 3 टॉपिक है, मैं कहता था इनमें से 20 नंबर आएंगे ग्रिड के हिसाब से, रेशोज, EPS और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। था कि नहीं था सर? सर यहाँ पर 4 टॉपिक की वो ग्रिड है। वो 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर से आई ने कहा है मैं 25 से 35 नंबर पूछूंगा। वो 4 टॉपिक कौन से? हाँ भाई जिन बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ लिया बताएंगे वो 4 टॉपिक कौन से हैं? बताओ भाई। अबे देख के नहीं, 4 टॉपिक है वो। नहीं 25 से 35 है। सर ये देखें, अली नहीं सर, ये सब अपनी तरफ से अब देखो फेंका फेंकी। अरे ग्रेड बी लिखी हुई है, लीजेज, इंटेंजिबल्स, IS 41 और IFRS 9। इसमें से 2 टेस्टिंग लेवल 1 के हैं और 2 टेस्टिंग लेवल। पिछली अटेम्प्ट में जब उसने IS 38 पे बड़ा सवाल पूछ लिया है, तो इस अटेम्प्ट में बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड है किस पे आएगा? लीजेस पे। तो इस अटेम्प्ट में मैंने जो 3 बड़े सवाल आते हैं उनमें से एक तो आपको आज पहली क्लास में बता दिया किस पे आएगा। लेकिन सर ये देख के ही नहीं जाते हैं, मेजॉरिटी बच्चा देखकर ही नहीं। और सर बाकी 2 में से छोटे आएंगे, IS 38 के ऊपर सवाल लाजमी आएगा। तो सर वही बात, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ लो तो जिंदगी इंशाल्लाह हो जाएगी गुलजार। थोड़ा सा दिमाग को मेंटली सर देखें, याद रखें, बहुत सारे बच्चों का बोला अब ज़्यादा प्रेशर क्यों है? अगर आई के अपने अल्लाह ना करे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं हटाया तो सर बच्चा बड़ा पछताया। क्योंकि सर आप सोचें एक बच्चे ने इतनी मेहनत की है यार, अब अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसके 3 पेपर रहते हैं, तो 3 पेपर अगर अभी रहते हैं तो उसका मतलब कितना है कि उसने कितने साल मेहनत की है? 4 साल कम से कम। क्योंकि सर जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं ना उनको कैफ में 3.5-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 साल में जहाँ उसके दोस्तों ने कहीं से ग्रेजुएट कर लिया और अब वो 0 पे आ रहा है। तो सर ये बात तो है तकलीफ की, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कुछ होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके साथ ये उसके लिए सर स्मार्ट। तो आ जाए सर, आज की क्लास में थोड़ा सा टाइम लेके लिखूंगा हाउ टू स्मार्ट स्टडी इन FAR2, फिर हम बढ़ेंगे आगे। घबराना नहीं होता सर जिंदगी में, जो है ना। एक बात एक और याद रखें, सर जिंदगी में एक बात और याद रखें, घबराना नहीं होता। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, खुदा ना खास्ता। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को देखो मोटिवेट रखना है। आपकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, आपका पर्चा नहीं निकला, तो ये रखें कि अल्लाह ने अगर आपको 6 महीने डिले करवाया है तो उसके इस काम में मसलियत है। क्या मसलियत है?
सर मसलियत ये है कि हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें कोई बहुत अच्छी जॉब दे दी, लेकिन अगर तुम 6 महीने पहले क्वालिफाई हो जाते, CA क्वालिफाई हो जाते, तो वो जॉब तुम्हें नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पे वो जॉब एडवर्टाइज नहीं हुई होती। तुम 6 महीने बाद क्वालिफाई हो तो जॉब एडवर्टाइज। मैं आपको बताऊँ सर, यूनिलीवर में जाना बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है। मतलब जब बंदा यूनिलीवर में होता है ना सर, तो उसका जो खानदान में, मुआशरे में मकाम बन जाता है, वो CA क्वालिफाइड का भी नहीं होता, साफ सी बात है। सही। अगर आप किस में हो, अभी मेरे पास बोला एक बच्चा आया, उसने मुझे बोला सर, बोला मेरा कज़न जो है, उस बच्चे ने मुझे बोला कि सर जो मेरा कज़न है वो मुझसे कम कमा रहा है 2 लाख रुपए। उस लड़के ने मुझे बोला सर मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, मैं 3.5-4 लाख रुपए माशाल्लाह महीने कमा रहा हूँ घर से बैठ के। उसको उसकी फर्ग्यूसन से आर्टिकल्स हो चुकी थी। बोला सर उसकी इज्जत बहुत है, मेरी इज्जत नहीं है, मुझे ये बात खल रही है। बोला मैं शादी के लिए गया, मुझे लड़की नहीं मिल रही, और उसके लिए तो लाइनें लगी हुई थी। मैंने कहा देखिए यार, ये फील्ड तो मैं भी देख चुका हूँ। हम यूनिलीवर में जाते थे तो हमारा एक मकसद होता था, भैया शादी तो आप करनी है, क्योंकि जो आपका मकाम हो जाएगा। तो सर मैं यूनिलीवर में जॉब हुई, मेरे साथ मेरी फर्म के बहुत मुझसे ज़्यादा काबिल लोग थे, कसम खुदा की मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा काबिल लोग थे। उनकी जॉब क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि उस टाइम पे यूनिलीवर ने एडवर्टाइज ही नहीं किया, फिर वो कहीं और जॉब पे लग गए। तो आप कहीं और जॉब पे लग जाते हो ना, तो आप फिर अप्लाई कर पाओ नहीं कर पाओ। मेरे टाइम पे हुआ 82 लोगों ने इंटरव्यू दिया, हम 3 सिलेक्ट हो गए। मेरा कोई कमाल नहीं, बट मैं कहता हूँ कि शायद अगर मैं 6 महीने लेट क्वालिफाई नहीं होता, मेरी आर्टिकल्स खत्म हो गई, मैं क्वालिफाई नहीं था, एक पेपर रहता था, उसमें बाद फिर मैं क्वालिफाई हूँ। सही है सर? तो शायद मेरी उस टाइम पे जो, क्योंकि जब आर्टिकल्स हो जाती है, क्वालिफाई आप हो जाते हो, तो आपकी जॉब बड़े आराम से लग जाती है। तो सर अल्लाह ने बेहतरी की। इसी तरीके से हम सोचो 6 महीने बाद, ये तो मैंने जॉब की एग्जांपल दी, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा लाइफ पार्टनर, जिसके बारे में साइंस कहती है एक नॉर्मल इंसान तुम्हारी उम्र में दिन में 8 मरतबा अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सोचता है, तुम तो फिर थोड़े से ज़्यादा नॉर्मल से हो। सही है? तो हो सकता है कि वो, उसकी अम्मी, उसके घर वाले उसका रिश्ता लेकर के 6 महीने बाद निकले, इसीलिए तो 6 महीने लेट हुए। सही है? जो तेरी पसंद का है, तो अल्लाह कहीं ना कहीं तुम्हें 6 महीने लेट करके बहुत सारे बेनिफिट दे। और एक बात याद रखना, ये कासिम अली शाह साहब का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको मैं कभी कभी, आजकल तो नहीं सुन, कभी कभी सुनता हूँ। कुछ बातों से मेरा उनसे इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन एक बात उनकी जो है ना दिमाग में मेरे लग गई है। वो जो एक बात दिमाग में लगी है ना, आपको पता है, ये एक बात मुझे जिंदगी में बड़ा मोटिवेट करती है यार। उनका मतलब था कि यार अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करता, बहुत मर्तबा कहीं की मेहनत का सिला कहीं और देता है, कहीं की मेहनत का सिला कहीं और देता है। और सर ये मैंने फील किया है, आप यकीन माने, ये मैंने फील किया। मेरा ऑडिट का पेपर है ना, CA फाइनल का, 4थी दफा में निकला। अंदर अंदर में मतलब होता था यार क्यों रुक रहा है, क्या मसला है। हाँ, इतना गमज़दा मैं नहीं होता था। सही है? मैं कहता था यार ये पेपर रुका तो कोई मसले की बात है नहीं, ज़रा एडवर्टाइज करेंगे, बहुत सारे लोगों से सिंपथियाँ मिल जाएंगी। सही है? बहुत सारे लोग जो नाराज़ चल रहे होते थे, उनको बताओ पेपर रुक गया, वो मान जाते थे। तो फिर जो है, तो मैं पेपर में इतना कभी परेशान नहीं होता था। हाँ, लेकिन अंदर अंदर क्यों रोक रहा है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे उस पेपर रुकने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया। और वो क्या बेनिफिट दिया कि सर मुझे आगे जाके जॉब वॉब करने में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला नहीं हुआ। 70-80% जगह जहाँ मैं इंटरव्यू देता था, मेरी जॉब हो जाती थी। मैं खुद ना जाऊँ तो कोई मसला, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता था कि यार, वो एक ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, बहुत सारे बच्चों को उसका पता भी, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था सर। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे लिए पेपरों को बड़ा आसान कर दिया। मैं कसम खुदा की, वो ऐसी ट्रेजेडी थी कि 2 दफ़ा हुई, 6 महीने में बेड रेस्ट पे रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार उसके बाद जो मैं सर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मैं जो चीज़ पढ़ के नहीं जाता था ना, वो पेपर में नहीं होती थी। मैं इतना लकी हो गया था CA में। सही है? CA की हद तक क्यों सर, वो मैं 6 महीने बेड रेस्ट पे रहा था, वो 6 महीने मैंने बेड पे देखा था। तो वो पॉइंट अब मैं सब कनेक्ट करता हूँ ना, कि वही बात कि यार अल्लाह कहीं अगर कुछ बुरा हो जाए तो अल्लाह कहीं ना कहीं कंपनसेट ज़रूर करता है। हाँ, उससे ताल्लुक स्ट्रॉन्ग रखो अपना। ताल्लुक स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं कि यार तुम जो है बोलो कि नहीं, नमाज कुरान तो देखो पाबंदी ज़रूरी है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी भी कोई ज़िंदगी में मसला हो ना, तुम्हारा कनेक्शन उसका, तुम जैसे भी हो, ये नहीं सोचो कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ।
आप बोलो कि यार मैं जैसा भी ना ऊपर जाओ कि या अल्लाह खैरियत तो है, कोई बात बुरी लग गई क्या, कभी जिंदगी में कुछ बुरा हो तो ये दिमाग जाए। तो कासिम अली शाह की ये बात कि अल्लाह कहीं की मेहनत का सिला कहीं और देता है, इसको अगर दिमाग में रखोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ठीक है, देखिए सर ये जज्बात में आदमी कह रहा है कि अभी पार्टनर नहीं चाहिए, बस अभी कैफ करना है। यकीन माने अगर तुझे अभी कोई लिख करके दे देना कि तुझे जिंदगी भर पार्टनर कोई नहीं मिलेगा, तू पढ़ाई छोड़ देगा। 90% बच्चे लड़के मेहनत इसीलिए करते हैं भाई, सही है, कि उनका अल्टीमेट गोल कहीं ना कहीं एक गोल ये भी होता है ना सर। तो ये बातें प्रैक्टिकल रहा करो। आ जाए हाउ टू स्टडी। सर सबसे पहले तो खुदा के वास्ते सर, सबसे पहले तो एक चीज है, होल सिलेबस कवरेज। अब इसका मतलब ये नहीं तुमने सारे टॉपिक कर लिए सर। आप यकीन माने स्टडी टेक्स्ट में उसने ऐसे ऐसे पॉइंट डाल दिए, और आपको पता है आपकी FAR2 की स्टडी टेक्स्ट पिछली अटेम्प्ट से पहले रिवाइज होगी, उसने ऐसे ऐसे पॉइंट डाल दिए हैं जो कि हम देखते जाएंगे तो हमें अंदाजा होता जाएगा। सही है सर। तो सर छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये आप मिस कर देंगे अगर तो आई के उनके ऊपर सवाल बना लेगा और फिर आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ हो गया। तो होल सिलेबस कवरेज। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू सिक्योर पासिंग मार्क्स फ्रॉम एवरी क्वेश्चन। आ जाए सर, अब इसको जरा सुनना है। ये जो चीज है ना, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, और ये हमारे बच्चे के साथ एक बहुत बड़ा मसला भी है, और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कसूरवार दोषी हम टीचर्स को कहता हूँ, हम टीचर्स की गलती। सर हमें ना अभी तक बच्चे को सिर्फ पढ़ाते हैं, ये करते हैं, ये नहीं कैसे खाते भाई तो पास कैसे होगा। किसी का बाप, मैं आपको बता दूं सर, मेरे जो 4 बच्चों के गोल्ड मेडल, और FAR2 की अगर बात करूं तो उसमें 3 बच्चों के गोल्ड मेडल आए, और FFR में 4 को मिलाकर 4। सर वो 3 बच्चे थे ना, उनमें से एक के खाली 93 थे गोल्ड मेडल में, बाकी सर एक का 81 पे गोल्ड मेडल था, एक का 87 पे गोल्ड मेडल था। और याद रखें हर पेपर में चेकिंग 100 नंबर से नहीं होती, यूजुअली 100 से ज्यादा ही हो रही होती है, 105 110। तो सर जब ये गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा 81 पे लेके गोल्ड मेडल था, उससे भी गलतियां हो रही है ना यार। सर जिस बच्चे का मेरा लास्ट गोल्ड मेडल आया आज से 2 अटेम्प्ट पहले, अरीशा का कहना है सर ना मेरी कंसोलिडेशन तक की बैलेंस शीट आई थी, ना मेरा IS 12 के अंदर रिकॉन्ट आई थी, और उसका गोल्ड मेडल था, उसके 87 नंबर थे। ये 2 के बावजूद कितने नंबर उसने लिए सर? 80। तो सर ये होता है हाउ एबिलिटी टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। ये चीज हम नहीं सिखाते। देख भाई किसी का बाप पूरा सवाल सही नहीं कर पाएगा, जो पूरा सवाल सही कर लेगा वो हम में से नहीं है। कहीं ना कहीं तूने कुछ ना कुछ सवाल में भंड मारा है। सर मेरे से इतने मैथमेटिकल मिस्टेक होती थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब मेरे साथ एक मसला था, मैं हमेशा इतनी जल्दी में होता था कि आगे वाली फिगर पहले लिख देता था। सही है, ये मेरे साथ बहुत बड़े मसाइल थे। अभी भी बच्चे कभी कभी क्लास में देखते होंगे कि मैं कुछ चीजें आगे वाली लिख, कुछ तक मुझे ये मसाइल फील होते थे, लेकिन कभी मैं क्या है, मेरे एक बंदा था, मेरे अब्बू भी टीचर थे, वो पढ़ाते थे, बीकॉम का करते, उनका एक स्टूडेंट था। एक दफ़ा अब्बू मुझे उनके पास ले गए, वो किसी बैंक में जॉब करते थे, अब तो माशाल्लाह कनाडा में। वैसे अब्बू ईद का दिन था, अब्बू ने कहा चलो नोटे ना, मुझे पता था वो CA। तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ कि यार आप CA को एडवाइस दोगे। उस बंदे ने कहा पता है क्वालिफाई कितने साल में हुआ था? बताओ कितने साल में उस बंदे क्वालिफाई हुआ था? 11 साल। उसने मुझे कहा कि यार, मैंने कहा क्या एडवाइस होगी आपकी तरफ? उसने कहा देखिए एक बात याद रखना, मैथमेटिकल ब्लेंडर मार दे, गुनाह सगीरा है, छोटा गुनाह है। कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडर गुनाह बुरा। तूने अगर 2 + 2 को 5 लिख देना, वो समझता है यार इसको पानी भी दे देना, ठंडा नहीं देना। सही है, लेकिन अगर जो है 2 + 2 को तूने 5 लिख दिया, वो छोटा गुनाह है। लेकिन अगर तूने जो है एसिड को क्रेडिट कर दिया जहां वो डेबिट होना था, ये बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा देख इस गुनाह पे ना चेकर की हट जाती है। बोलता है यार देखो मैथमेटिकल तो बड़ा होकर एक्सेल पे काम करेगा, चीजें सही हो जाएंगी। तो एक कॉन्सेप्ट अगर खराब हुआ तो कैसे दूं? तो कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडर्स से बचो। मैथड अक्सर ये होता है कि हर सवाल
मुझे यहाँ पर पता है कौन याद आता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, सभी जानते होंगे सही। मेरे ख्याल में इस एशिया के अंदर दो लीडर्स आपको क्रिकेट में बहुत अच्छे मिले, इमरान खान और दूसरा धोनी। मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप था, धोनी जब कैप्टन भी था। तो सर 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी से एक प्रेजेंटर ने सवाल पूछा, वो जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, बोला भाई क्या लग रहा है, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, फाइनल की तैयारी। हाँ फाइनल नहीं, कहा मैच बाई मैच चल रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना अगले मैच की तैयारी कैसी है, तो हाँ मैं आपको बताऊंगा अगले मैच में हम क्या करेंगे, कैसी तैयारी है। मतलब अभी फाइनल का नहीं सोचा है, एक एक मैच को प्लान करके। यही बात, हर सवाल को सोचो एक मैच है भाई। हर सवाल में से 10 में से 5 6, कहीं कोई सवाल हल्का हो तो तुझे उसमें 8 में से 8 उठाने। कुछ सवालों में मेंटली रेडी रहना है कि तू कुछ भी कर ले, उल्टा भी लटक जाए तो 20 में से तेरे 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे, है ना सर। तो अगर मेंटली तौर पे अपने आप को इन चीज़ों में रखोगे स्ट्रांग, और ये चीज़ें सर आती हैं क्लास में प्रैक्टिस से। तुम्हें पता हो क्लास में जब हम प्रैक्टिस करें तो तुम्हें पता हो कि यार ये चीज़ में से ये चीज़ सवाल, हम जैसे प्रैक्टिस में आपको समझाता हूँ कि देखो ये 4 बातें आसान थी, एक एडजस्टमेंट मुश्किल थी तो बाहर में जाए, कोई मसला नहीं है, उसको जो समझ कर। लेकिन 4 चीज़ें, ये चीज़ सर सबसे मेन है, इसको अगर तुम लोगों ने सीख लिया तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। सही है, अगर ये चीज़ सीख ली। और आखिरी चीज़, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। क्या मतलब है सर? मैं आपको सच बताऊं, ये बात मुझे एक एग्जामिनर कह चुका है, बोला कभी कभी इसकी ये इतना अजीम हस्ती है, ये इतनी अजीम 2 बातें मुझे एग्जामिनर कह चुका है, ये दोनों बातें कसम से मैं बोलूं। एक सबसे पहली बात एक एग्जामिनर कह चुका है मुझे कि बोला सर हमें ना बाज़ मर्तबा आंसर ढूंढना पड़ता है। इस गधे ने, मतलब उसने ये अल्फाज यूज़ किए, बच्चे ने बोला इन्होंने ये क्या हुआ होता है कि वर्किंग बीच में कहीं आंसर छुपाया फिर वर्किंग। व्हाट नॉनसेंस यार, तुम आंसर सबसे पहले जो मेन आंसर है ना रिक्वायरमेंट उससे शुरू करो। फिर तो जब वो ये हरकत देखो, तुम याद रखो, वो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है, उसकी अगर तुमने प्रेजेंटेशन से किसी चीज से उसकी परसेप्शन बना दी ना कि तुम बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं हो, तो चल भाई टाटा बाय बाय। और सर दूसरा, ये मुझे एग्जामिनर ने एक दफा एक बात समझाई थी, जो बच्चे कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं या जो बच्चे एमएफए पढ़ रहे हैं, एनपीवी एमएफए में ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, एनपीवी में एक टॉपिक एमएफए में नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसने कहा सर बच्चे को बोलें अगर मैंने 6 साल की नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंपेयरमेंट हम करते हैं ना, वैल्यू न्यूज निकालते, पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, 6 साल की अगर उसमें से फिगर निकालनी है, तेरे पास टाइम खत्म हो गया, तूने 5 साल की निकाल ली, भाई अगले सवाल पे मूव कर जा। नए सवाल के 40% मार्क्स निकालना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू जो सवाल में तू कर चुका है, फंस चुका है, उसमें से बाकी मार्क्स निकालना। तो ये तो चलो सर, ये हमारे में जिगरा नहीं होता कि हम सवाल को छोड़ के आगे बढ़ें, लेकिन सर सवाल को सोचने में टाइम ना लगाएं। खुदारा सर, ये जो 180 मिनट्स होते हैं ना, यकीन माने सर, मैं आपको एक बात बता दूं, 180 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप देखिएगा सर, अभी वर्ल्ड कप खत्म होगा, इमाम उल हक बाहर होगा और फिर ये जाएगा डोमेस्टिक में, और डोमेस्टिक में रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन सर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती थी, तो क्लास में जितना भी चीता हो जा, अगर तुझे पेपर में मसला हो गया। कल मेरे पास एक बच्चा है, बोलता सर सब आता था लेकिन पहला सवाल में मैं FAR1 में फंस गया। मैंने कहा 100 दफा समझाया था कि किसी सवाल को फंसला नहीं, और अक्सर क्लास में कहता था पहला सवाल मुश्किल है तो बाकी पेपर आसान है। मार्क्स उठाना सीखो, हाउ टू अटेम्प्ट, सर किस तरीके से। ये 180 मिनट्स का गेम है, पढ़ के सब जाते हैं। इवन जो बच्चे सीए डिस्क्वालीफाई हो गए, जिन्होंने सीए छोड़ दिया है ना सर, उन बेचारों ने भी बहुत मेहनत की थी। मसला ये था कि उनको 180 मिनट्स में कैसे परफॉर्म। सीए को अपने फजूल में मनाया हुआ है। सर मैं आपको ये बात FAR2 से रिलेटेड हल्फियन कहता हूँ, जो चीज़ें मैं क्लास में करा रहा हूँ ना, सिर्फ इतना कर लोगे ना, उतना जो चीज़ें क्लास में करा रहा हूँ उतना कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह गारंटी पास हो। हाँ, एंड में क्विज वीक जरूर देना है। आखिरी के जो हफ्ते में मैं क्विज वीक लेता हूँ। देखो मैं वो टीचर हूँ जो कि फितरत से मैं कहता हूँ करीब हूँ। मुझे पता है कि अभी भी तुम लोग जो भी ना, अभी तुम लोग उतना नहीं पढ़ोगे। तुम पढ़ते कब हो? आप सही मानो में आखिरी के महीने में।
तो आखिरी के महीने में एक्टिव हो जाओ, क्विज वीक दे दो, तुम इंशाल्लाह बड़े आराम से पर्चा निकालोगे। ना तुम्हें आखिरी के महीने में क्विज वीक नहीं देने, क्योंकि सर लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा हूं, उस चक्कर में ना तू। कितने बच्चों ने FAR 1 में क्विज वीक दिया था? लेकिन पास हो गए, बैठे रहे यहाँ पे, बैठे हुए माशाल्लाह FAR है ना, FAR 2 में। सर क्विज वीक जरूरी है। तो सर देखिए, ये तो मैंने बहुत सारी बातें आपको कर ली, ये सारी स्मार्ट स्टडी टेक्निक से कि पूरा सिलेबस कवरेज हो। ये भी तुझे नहीं पता होता कि स्टडी टेक्स्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं। ये भी तुझे नहीं पता होता कि स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड की जब हम समरी पढ़ते हैं ना सर, मैं आपको हल्फियन बता दूं, जो बच्चे समरी से भी नहीं पढ़ते ना स्टैंडर्ड को, उनको बहुत सारी बातें नहीं है। जैसे मैंने ऑनरेज कॉन्ट्रैक्ट वाला सवाल बताया, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। इसी तरीके से स्टडी टेक्स्ट में जब मैंने बताया लैंड जमीन के साथ हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता जी, स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ते। और पेपर में सवाल आता है तो बोलते हैं बस आईकेप आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, या आईकेप ने यार सवाल दिया था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, ये टॉपिक तो मेरा हल्का था। सही है, MCQ गलत हो जाते हैं, छोड़ भाई क्यों, पेपर फिर कैसे अटेम्प्ट करना, उसके लिए हम इंशाल्लाह पासिंग क्लास पे बात करेंगे। अब मैं एक ऐसे बच्चे को दावत दूंगा, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लास में ना चीतों को ना लो, क्योंकि वो हम में से नहीं, मैं भी ऐसा नहीं था। अपनी क्लास में एवरेज बच्चों को लाऊं जो कि पढ़ाई में मेरी तरह एवरेज हो। तो अजीज हमारे साथ बैठा हुआ है, अजीज आजा। अजीज पढ़ाई के अंदर, मैं कसम खुदाई कहता हूं, बहुत एवरेज बच्चा था ये। अजीज पढ़ाई के अंदर बहुत एवरेज बच्चा था, लेकिन सर ऐसा क्या कमाल हुआ कि इसने 45-50 दिन के अंदर कंपनी लॉ भी निकाला है और इसने FAR 2 भी निकाला है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे मतलब फिक्र थी जब इसका रिजल्ट है तो मुझे हैरानी भी हुई, परेशानी भी, लेकिन मैंने कहा कि चलो माशाल्लाह जो है। तो सर तंग भी एक मैसेजेस में करता था, लेकिन पेशेंस भी रखता था, मैं बिजी होता था तो फिर क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना सर बिजी है ना, किसी जवाब नहीं दिया तो फिर क्वेश्चन मार्क भी नहीं देते। फिर सर को किसी और काम के लिए महीनों बाद तो सर कहता है इसको तो सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, भाई क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो। तो अजीज़ की ये बात बड़ी अच्छी थी कि पीछे पड़ा रहता था अगर जवाब नहीं है। सही है, सही है सर। तो जो यहाँ पे रिजल्ट वाले तो अभी बहुत सारे जवाब बच्चों के, देखो बच्चा लिख देता सर पास, तो बहुत सारे बच्चों को फिर मैंने देखा भी नहीं था, मैंने कहा चलो फिर इनसे मिल के करेंगे बात। सही है, तो जो है तो सर अजीज़ से हम माइक इनको देंगे और हम अजीज़ से कुछ सवाल पूछते जाएंगे। अजीज़ सबसे पहले तो ये बता भाई, कैसे पढ़ा था, क्या किया था? सर सबसे पहले तो जी अभी पीपी की क्लास चल रही है। हाँ, पीपी की क्लासें भी चल रही हैं। वैसे तो हर बंदा कमज़ोरी होता है, असल में मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो एक्चुअली सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो पढ़ने का मूड होता है वो आखिर के 2 महीने में ही होता है। मेरा तो ख़ास तौर पे कि मैं 4 महीने बस फ्री रहना चाहता हूँ, आखिर के 2 महीने 5 महीने ज़्यादा फ्री तो 5 महीने फ्री रहना चाहते हैं। तो फिर तो FAR 2 तो पहले मैंने 1 महीना पहले भी पढ़ा था, वो 46 पे फेल हो गया। यकीन मानो आईकेप का एग्जामिनर आपके महबूब से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है आपको। मैं नहीं मान सकता कि 46 नंबर उसने दे कैसे दिए। मैंने पेपर किया ना, मेरा कंसोलिडेशन का सर पाँव था पेज जो सितंबर में दिया, ना मेरा IAS 12 का सर पाँव था, तो तकरीबन 46 नंबर मेरे उसमें आए। उसके बाद जो इस अटेम्प्ट में मैंने एक प्लान बनाया, लास्ट महीने में सर से भी शेयर किया था कि मैंने अजीज़ मेरे पास जब आया ना तो बहुत ज़्यादा उसमें था कि सर जो है पहले भी मैं 2 चीज़ें पढ़ चुका हूँ, अब आपसे पढ़ रहा हूँ और ये सब चीज़ें, और आप बताएं कि सर क्या होगा कैसे होगा। लेकिन इसके अंदर वो एक चीज़ ना कि सर करना है, फेल हुआ था, आया था मेरे पास, लेकिन सर अब करना है। जैसे मुझे प्लान भी शेयर किया, और दूसरी बात इसकी जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी ना कि ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डिंग पे ही था। मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में जब बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे घोस्टिंग फेस में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये है भी के नहीं। उनमें से बहुत सारे बच्चों के यकीन माने पास होने के बाद मैसेज आता है तो उसको जिंदगी में मुझे पहली दफ़ा मैसेज है, मैंने वाकई में तूने मुझसे पढ़ा है, सही है, तो बोलते हैं हाँ सर वो बस रिकॉर्डिंग। लेकिन जो ये घोस्टिंग फेस में नहीं था, ये मुझसे मुसलसल सवाल पूछता रहता था, हर जो है 1-2 दिन में इसका सवाल आया हुआ होता था। हाँ जी, तो अब कैसे प्लान किया था ये? प्लान मैंने ऐसे ही किया था कि सर आपको सिखाएंगे स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, पासिंग मार्क अप्रोच कैसे रखनी है पेपर में। बाकी जो पेपर FAR 2 का है उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेते जाने। पहले तो
एग्ज़ाम फोकस में बात करूँगा कि आपने प्रेशर लेना ही नहीं है एग्ज़ाम का। फ़ेल तो होना है ना, नहीं पास नहीं होना तो फ़ेल ही होंगे। तो प्रेशर बटन अपना हटा ही देना है एग्ज़ाम में से। मैंने ये काफ़ी टाइम बाद सीखा ये कि कैसे परफॉर्म करना है पेपर में। पेपर में मैच्योरिटी से परफॉर्म किया जाता है, ना कि हम जज्बात से परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ। या सीए फाइनल में ही शायद सीखते हैं कि मैच्योरिटी से कैसे परफॉर्म करना है। तो इस वजह से जो मैंने किया वो मैं करता गया। फिर 7 पेजों का पेपर हो और उसमें से भी डिस्क्रिप्टिव वो आता, तो बंदे की बच्चों का था डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्लोजर पूछेगा, डिस्कस पूछेगा। तो इनका माइंड तो मैं सेट करके गया था कि डिस्कस वाले सवाल से तो, लेकिन बच्चों का अपना जज्बात के इज़हार तो हमें मुश्किल लगता है। जज्बात का इज़हार तो मुश्किल ही लगता है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र है, फिर परफॉर्मेंस से वहाँ 3 घंटे जो होते हैं 180 मिनट जैसे सर ने गए, वही मायने रखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। मैंने शायद आपसे कम ही पढ़ा हो, आप जितने भी बैठे हुए हैं आपसे कम ही पढ़ा हो, पर वो पूरा नहीं पढ़ना, आप तो पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद भी कम पढ़ाइए। अब देखो ना 60 दिन में अगर आदमी को होश आ रहा है कि आप पढ़ना है, चलो भाई आ जाओ, तो फिर पेपर कवरेज पूरी रखनी है आपने। कॉन्सेप्ट आपके साउंड होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम में स्पेक्टिज्म रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है कि जैसा भी पेपर आ जाए कुछ ना कुछ तो करूँगा, कुछ ना कुछ तो पूरा करना ही है। जी बताएं, पेपर में कभी ऐसा लगा कि यार पैनिक हो रहा हूँ मैं पेपर करते हुए? वो 46 FAR2 में जो है ना बच्चा पैनिक हो सकता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधे, तो लगा कभी? जब पिछली मतलब 46 पे फेल हुआ था तो यही हुआ था कि मैं पैनिक हो गया था, वरना वहाँ पे ही मैं पास हो जाता, क्योंकि ये पहला पेपर था मेरा। मैंने काफ़ी टाइम सीए से मतलब रेस्ट लिया हुआ था। 3 साल बाद मैंने अपने आप को चेक करने के लिए FAR2 दिया। FAR2 वो मेरा 46 पे रुका, तो उस वक्त मैंने ये चीज़ सीख ली कि पेपर में जो पैनिक नहीं हुआ वो पास हो जाएगा, उससे परफॉर्म हो जाएगा। पैनिक तो खैर होते ही हैं, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, भले गलतियां भी होती हैं, तो फिर भी ICAP का एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। ये तो हमने सीखा ही है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हमें सिखा दो, देखो गुनाह कबीरा है। मैथमेटिकल तो जितने मिस्टेक कर, तुझे लगे पेपर बहुत अच्छा हो गया, 2+2 को 99 दिखे, तो यकीन मान वो कुछ वो बोलेगा आधा बहुत होना, आधा मार्क्स होते हैं बाकी बोलता है कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर गुनाह कबीरा है। अगर आप ICAP का एक और एग्जाम पढ़ेंगे ना, वो यही कहता है कि भाई बच्चों की सिलेबस कवरेज पूरी नहीं होती, उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। अजीज FAR2 तो हो गया, लग गया तो थोड़ा कंपनी लॉ का भी बता दे। कंपनी लॉ में क्या हुआ था, कैसे हुआ? कंपनी लॉ में तो यकीन जारो तो अल्लाह ने निकलवाया, मैंने एक पास पेपर सॉल्व नहीं किया बस। 45 दिन में अगर तूने पेपर पढ़ा है तो फिर कैसे होगा? 45 दिन में बस सर की गाइडेंस थी। सर ने बताया हुआ था कि वाइंड अप में से इतने नंबर आएंगे, ग्रेड बताई हुई थी सर ने। स्मार्ट स्टडी में यही होता है ग्रेड। मैंने बता दिया 3 टॉपिक कंपनी लॉ, अगली क्लास उसकी इंशाल्लाह बात हो। 3 टॉपिक अगर आपने कंपनी लॉ में अच्छे से कर लिए तो सर आपका पेपर जो है ना कम से कम 30 नंबर का सिक्योर है। कौन से? वाइंडिंग अप, अकाउंट्स, डिविडेंड, और अपना ये सर इन 3 टॉपिक्स में से अंदर जो है ना आपका 30 नंबर का पेपर आ जाता है। अब बच्चा परेशान कि ये करना है, और ये तीनों है भी आसान। इसी तरीके से यहाँ पर अगर तुमने 4 टॉपिक कर दिए तो अजीज ने माशाल्लाह, पर मैं आपको सच बता दूं, इधर आजा अजीज, मैं आपको ये बात खुदा कह दूं, सर एक होता है ना कि चीता बच्चा, जो मेरी तरह एवरेज बच्चा था, एवरेज बच्चा था सर, सही है। मैंने किसी चीते को नहीं बुलाया, मैंने कहा चीते को बुलाते ना तो वो आके हाइपोथेटिकल, एक दफ़ा एक चीते को बुला लिया मैंने, अब उसका ऑडिट, वो बहुत चीता था यार, उसने कहा बच्चों क्या बोल दिया, नॉर्मल बात है, उन्हें कह दिया भाई ऑडिट में तो ना कुछ भी नहीं है, रट्टा ही मारो, शुरू से बुक मतलब शुरू करो और एंड तक रट्टा। बाद में मुझे पता लगा कि उसको रट्टा बहुत आसानी से लग जाता है, उसको पूरे पूरे आइजाज याद थे। तो मैंने कहा यार सही है, अगली दफ़ा किसी चीते को नहीं बुलाना, किसी ऐसे बच्चे को बुलाओ जिनसे ये कनेक्ट तो कर पाएँ कि हाँ हमारे जैसा है, उसने भी ठंड मचाई है, सही है। तो ये चीज़ है। तो अजीज आखिरी कुछ अल्फाज। बस सर जैसा सर ने कहा, वैसे तो मैं दोनों जो मैंने पेपर दिए कंपनी लॉ FAR2, क्योंकि ऑडिट मुझसे कवर नहीं हुआ, ऑडिट के अलावा कैफ के सारे पेपर 2 महीने में पूरे हो जाते हैं, ऑडिट के अलावा। पैसा भी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, सही है। सबसे पहले कॉस्ट और
कॉस्टिंग और टैक्स भी मैंने 60 दिन में पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पास किए हैं। बाकी अल्लाह ही करवाता है, जो अल्लाह से बस उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। देखिए सर, ये चीज़ तो है कि अगर आप जो है आखिरी के दिनों में फोकस्ड अच्छे से होंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़। और जो है इंशाल्लाह तालियां हो जाए अजीज़ के लिए यार, ये टाइम आगे भी इंशाल्लाह इसके पेपर कब का ऑडिट रह गया, ऑडिट MF रहेगा इंशाल्लाह, निकाल देगा ये। सही है, अभी 60 दिन का पीरियड शुरू नहीं हुआ, आज के लिए पीपी में मस्तियाँ कर रहा है। आपको पता है पीपी क्लास को मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट की क्लास चल रहा है। सही है, तो आज कल ये एंटरटेन हो रहा है। तो सर ये मैंने बहुत सारी बातें इसलिए की कि देखें सर ये चीज़ें सीखें, उसमें सबसे मेन पॉइंट जो है ना ये है सर, पासिंग मार्क्स हर सवाल में से तुझे निकालने आने चाहिए। और ये चीज़ आप सीखते हैं प्रैक्टिस के साथ कि भाई ये चीज़ आसान थी, ये चीज़ मुश्किल है। सही है सर, तो याद रखें सर। क्यों सर? इसलिए कि सर याद रखें 60 दिन, ये जो अजीज ने कहा ना सर कि पेपर में 180 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस 180 मिनट्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाते। सही है सर, अब आ जाएं सर आप, कुछ सवालात अब आप लोगों के लूंगा, इसके बाद हम आ जाएंगे, अभी टाइम तो है हमारे पास। सही है सर, आज पूरी क्लास में स्टोरी टाइम चले, आ जाए। सर ये बता दें कि जो है आप स्टडी टेक्स्ट से कराते हैं अपनी बुक से, तो सर मेरी अपनी बुक है, लेकिन स्टडी टेक्स्ट हम हर चैप्टर के एंड में एक दफ़ा स्किम करते हैं। सही है सर, स्टडी टेक्स्ट हम हर चैप्टर के एंड में एक दफ़ा स्किम करते हैं। सर एक बच्चे का सवाल आया है कि FAR2 के वो टॉपिक्स बता दे, FAR2 के वो टॉपिक्स बता दे जिसमें से बड़ा सवाल आएगा। तो अब तक की मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मैं आपको आज की क्लास में बता दूं बड़े सवाल, मतलब बड़े सवाल किस में से आएगा, तो वो है कंसोलिडेशन, लीजेस, IS-12, इन 3 टॉपिक्स इस अटेम्प्ट में 50 मार्क्स तक का मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स ये 3 टॉपिक इस अटेम्प्ट में करवाएंगे। हो सकता है 45 से 50 के दरमियान हो। सर इस पे हर दफा आता है, पिछली दफा मैंने बच्चों को कहा हुआ था कि इसको आईकिप ने बहुत पूछ लिया, गैप लेगा, आईकिप का अलग फेवरेट है, तो 37 इसकी जगह पूछा, इसकी जगह 38 पूछा। ग्रेड के हिसाब से या तो 38 पे सवाल बड़ा बनेगा या तो लीजेस पे। ये आईकिप का मेरे हिसाब से फेवरेट है, तो आईकिप ने इसके ऊपर भी इस वक्त मेहनत की सवाल बनाया। तो सर ये तो हो गया हमारा। सही है सर, अब आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक किसी का और बुक कहाँ से मिलेगी? ये बुक इंशाल्लाह आपको जो है निमरा बता देंगी कहाँ से मिलेगी। जो बच्चे आउटसाइड कराची हैं उनको जो है कोरियर होगी, वो सारी बातें। अब आए सर सबसे पहले, अब जाहिर सी बात है अभी भी हमारे पास टाइम है, यहाँ तक कोई और सवाल है किसी का? नहीं तो मैं टॉपिक पे आऊँगा भाई। पोस्ट रिजल्ट बैच बेटा बस आज से शुरू हो रहा है, फिर इसकी इंशाल्लाह अगली क्लास होगी वेडनेसडे को। सर सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है? नहीं बेटा सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टडी टेक्स्ट में उसने शराफत से पिछली अटेम्प्ट से बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। अगर कोई बच्चा 3 या से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहा हो तो उसके लिए FAR2 हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं वही इनफ है या हम? सर एक सवाल है कि अगर जो हम 3 या उससे ज़्यादा से क्लास में ले रहे हैं वो इनफ है? इनफ है। हाँ कुछ सवाल आपको पता है जब मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ तो मैं कहता हूँ ये सवाल ज़रूर सबने करना है। ये स्टडी टेक्स्ट पढ़ाता हूँ तो वो एग्जाम्पल है वो कर ले घर से। सैटरडे संडे आपको पता है ऑफ रखा है हमने, इस दफ़ा कोई सैटरडे संडे की क्लास नहीं होगी, तो वो हो जाए। सही है सर। सर आप कोर्स कब तक एंड करवाते हैं? हम इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स ख़त्म होगा वो पेपर से 1 महीना जो लास्ट मंथ होता है, अभी जैसे नवंबर चल रहा है तो ये इंशाल्लाह जनवरी के एंड में एंड होगा। वीक में सर अब तक तो 2 क्लासें थी, अगले हफ्ते भी 2 हैं, लेकिन उसके बाद से 3 क्लासें हो जाएंगी। और बोले होपफुली बेटा नहीं होगा मायूस बंदा, नाम तो सही लिख मेरा बच्चा, अब तो इंशाल्लाह मोटिवेटेड होगा। कोई और सवाल है किसी का? टाइमिंग यही होगी, तीसरे दिन भी इसी दिन के टाइम पे ऐड होगा। सही है, 15-15 मिनट शायद में कुछ ऊपर नीचे, सुबह इसको 11 बजे ले आऊँ। और सर अब तक कितने टॉपिक हो चुके हैं? अब तक इफेक्टिवली 3 टॉपिक हुए हैं।
41, 21 और IFRS 8 जिनकी आपको रिकॉर्डिंग लेनी होगी। सही है सर? कोई और सवाल? इब्राहिम बिल्कुल नहीं होंगे, इंशाल्लाह पॉलिश हो जाएंगे। और बताया सर CMA और उसको ये मुझे बेटा मैसेज कर दे MFA कैसे लेकर चलें। याद रखें सर CMA और MFA वही बात, कॉस्टिंग में हमेशा एक चीज याद रखें, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। सही है? कॉस्टिंग में किसके मार्क्स होते हैं? स्टेप्स के। जो चीज चाहिए हो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल जैसे बचपन में बच्चे करते थे, डेटा उस तरीके से करें। बाकी इसके ऊपर मुझसे मैसेज पूछे बिल्कुल बिलाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको मैं कुछ चीजें आई के अपने स्टेट एक्स के थ्रू ऐड की हैं वो आपको पता हो। और कोई सवाल? चले सर। अब सर सबसे पहले सर एक और चीज याद रखें। ओके बेटा आ जाए सर। देखें आज की क्लास में अब जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सही है, वो है IAS 38। अब सर देखें एक चीज जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब आपको हर टॉपिक से पहले बता दूं कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए किस टॉपिक पे किस प्रकार के किस किस्म के सवालात आते हैं। सही है सर? बेटा निम्रा से बात करनी पड़ेगी। निम्रा का नंबर भी मैं लिख देता हूं। है तुम लोग में से किसी के पास अभी निम्रा का नंबर ऑन हैंड? हाँ भाई अल्बान मुझे बता, मैं मेरा फोन बंद हो गया भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं। ये निम्रा का नंबर है 033 271 0966। चलिए सर सबसे पहले हमें यह पता हो कि IAS 38 का टेस्टिंग लेवल क्या है? 2। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या है? इसके ऊपर आई के भाई मैक्सिमम कितने नंबर के सवाल देंगे? इसके ऊपर आई के भाई जो है मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल देगा। लेकिन इस अटेम्प्ट में इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लिख लें कि 8 से 10 नंबर का सवाल आएगा। टेस्टिंग लेवल, प्रोफिशिएंसी लेवल भी क्या है? प्रोफिशिएंसी लेवल पता है ना आपको, आई के अपने डिफाइन कर दिए। P1 का मतलब क्या है? मैक्सिमम, सिर्फ बेसिक्स पढ़ के आना है। P2 चीता बन के आना है। और P3 वैसी। ये सब चीजें आई के अपने डिफाइन किए। T1 का मतलब है 8 नंबर का मैक्सिमम सवाल। T2 का मतलब है 20। सही है सर? जी बेटा अब हर अटेम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड। अब आ जाए सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें किस तरीके के आएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड। लिख ले इस पे सर। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट डिस्कस करें आप। दूसरे नंबर पे विद एरर्स IAS 8 अगर तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। और तीसरे नंबर पे डिस। अब सर आ जाए इस अटेम्प्ट के लिए अगर मैं आपको बोलूं समझाऊं, देखिए सर हमें पता तो ना कि आई के पूछने वाला क्या इस टॉपिक से। तो मेरा बच्चा अगर इस अटेम्प्ट में मैं आपको समझाऊं तो सर इस अटेम्प्ट में इसके ऊपर या तो डिस्क्रिप्टिव आएगा या विद एरर्स आएगा। इस अटेम्प्ट में इसकी जो एम्बिट होगा वो होगा 8 से 10 मार्क्स मैक्सिमम। डिस्क्लोजर वाला इस अटेम्प्ट के लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर हमें करना जरूर है कि कोई भरोसा सरप्राइज दे दे। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि पिछली अटेम्प्ट में इसके ऊपर बड़ा सवाल पूछ लिया है, तो अब डिस्क्लोजर वाला सवाल नहीं होगा। ये दोनों 8 से 10 नंबर में आ सकते हैं। समा पास्ट में भी आते रहे। IAS 8 तो आप लोगों को याद ही होगा, एरर गलतियां। ये इसके ऊपर सर सवाल जब बनता है तो कम से कम 14 से 18 नंबर तक का इसका सवाल जाता है। सही है सर? तो ये आपको पता हो कि भैया इस अटेम्प्ट में कॉन्सेप्ट पूरे डिस्क्लोजर वाले सवाल भी करेंगे, लेकिन ज्यादा हमने कहा इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस किसके?
चलिए हमें पता हो कि अब जो अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज होगी, लेकिन डिस्क्लोजर वाले सवाल भी सर पूरे करेंगे, कोई किसी चीज पे छोड़ेंगे नहीं। तो यहां तक हम क्लियर हैं? चलिए सर आज आप इसमें जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या बातें आएंगी, क्या क्या बातें पढ़ेंगे, तो आ जाएं। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, वेज ऑफ एक्विजिशन, ये 5 एंड इनिशियल मेजरमेंट, डिस्क्लोजर। सर कुल मिलाकर के हम ये 6 बातें इस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे, 7वीं कोई बात नहीं होगी। 6 बातें, कोई बात 7वीं नहीं होगी और ये टॉपिक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। यहां तक हम क्लियर है मेरा बच्चा? पक्की बात है, क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। आज बहुत सारी बातें हमने उससे रिजल्ट से रिलेटेड भी कर ली, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे लेंगे, सब पास होंगे। मेंटली क्या रहना है सर? प्रिपेयर्ड रहना है कि इंशाल्लाह तुम लोग जो है पेपर जैसा भी है उसको संभाल लोगे, मुश्किलों से घबराते नहीं है। चलिए सर, अब हमेशा हमारी क्लास की एक और परंपरा होती है कि हम स्टोरी टाइम रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई वाली बातें तो तुम लोग भूल जाओगे। तुम लोग जिंदगी में मुझे अगर याद रखोगे तो वो याद रखोगे किसी कहानी के थ्रू या वैसे ही। सर देखें, मैं स्टोरी टाइम में आज की क्लास में यही बात करूंगा कि सर मैं अपनी स्टोरी आपको थोड़ी सी अगर बताऊं, फर्म में जिंदगी में अपने हाल को ना देखो, मुस्तकबिल तुम्हारा अल्लाह काफी चेंज कर देगा। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जानो। सर मैं जब फर्ग्यूसन से मेरी आर्टिकल्स है तो पीडब्ल्यूसी के सेक्शन बी में मैं होता था और कोई में अच्छा रिसोर्स नहीं था। अच्छा मतलब एवरेज रिसोर्स था। वो होता है ना फर्म में आप जाएंगे ना तो कुछ लोग बहुत चीते कहलाते। मैं जानबूझ के चीता नहीं था। सर मैं जानबूझ के क्यों चीता नहीं था? मैं जानबूझ के इसलिए चीता नहीं था क्योंकि सर मजबूरियां थी, मुझे ट्यूशंस पढ़ाने होते थे। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं ट्यूशंस। अब फर्म में अगर आपको चीता बनने के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट होता है कि आप घर बार भूल जाओ। आप लोग क्या, आपको फर्म में बैठे रहना होता है जब तक आपके सीनियर्स बैठे। मैं भाग जाता था। जब मैं भाग जाता था तो उसके कुछ नुकसानात जरूर होते थे। सर मैंने कभी जिंदगी में यूनिलीवर को नहीं किया। मैंने जिंदगी में यूनिलीवर का ऑडिट नहीं किया, हालांकि मैं जिस फर्म सेक्शन में था उसमें यूनिलीवर था। और जो बंदा सर एक दफा ना यूनिलीवर का ईयर एंड और हाफ ईयर आर्टिकल्स के अंदर 7 मरतबा आता है और 7 में से सबका एक ना फर्ग्यूसन के सेक्शन बी में कोई मिला के 100 लोग थे और एक उस पर कोई 8 लोगों की टीम जाती है। तो सर तकरीबन आप समझें 100 में से एक वक्त में जो फर्म में होते हैं लोग अपने आर्टिकल्स के दौरान 60% लोग तो यूनिलीवर जाते हैं, 40% नहीं जाते और उनके बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि लल्लू है या कोई मसला है। मुझे आज तक यूनिलीवर कभी नहीं मिला। एक दफ़ा दे रहे थे, दूसरी तरफ एक लिस्टेड कंपनी और थी, उसको लीड करने का मौका था तो मैं वहाँ गया। मतलब मैं कभी भी फर्स्ट चॉइस बहुत अच्छी नहीं था। 20 लोगों का बैच था, उसमें 3 लोग होते थे ऊपर, 5 लोग नीचे और 20 में होते थे हम लोग। चलो 5 ऊपर 5 नीचे, 20 में 10, मैं 20 के 10 वालों में से था। लेकिन सर मैंने कभी भी जो है ना इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता था यार मैं अगर इनके साथ बैठने लगा ना तो मेरे ट्यूशन्स जाएंगे और इस वक्त घर के लिए ट्यूशन ज़रूरी हैं। तो सर उस टाइम पे आप यकीन माने मैंने अपनी आर्टिकल्स बहुत हद तक गुमनामी में भी गुजारी। गुमनामी क्या होता है कि आप फर्म के में सुपरस्टार नहीं था। फर्म के बहुत सारे बच्चे सुपरस्टार बन जाते, आई वॉज नॉट आ सुपर स्टार। लेकिन सर
आर्टिकल्स के बाद अल्लाह ने नेचुरली टीचिंग की बदौलत सोशल मीडिया पर आगे मुझे माशाल्लाह शायद मेरे बैच के जो 20 लोग थे उनमें से थोड़ा सा अगर किसी का नाम है मतलब लोग वैसे जानते हैं माशाल्लाह तो वो मेरा है। लेकिन आर्टिकल्स के दौरान मैं गुमनामी के समंदर में था। सही है सर। तो ये हाल क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता था गुमनामी में रहने में मेरी बेहतरी थी, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और अल्लाह ने आगे जाके माशाल्लाह चीज़ों को सही किया। तो इस बात से डरा नहीं करें कि आज ये है कल क्या होगा कैसे होगा। आज आपका जो भी है अपनी तरफ से 100% एफर्ट करो। एक बात उससे ताल्लुक अच्छा बनाए, हल्की सी चोट भी लगे ना, हल्का सा भी कुछ बुरा हो तो दिमाग में यार ये तो मेरे से किसी गुनाह किया तो उसने मुझे माफ़ करने के लिए किया है या वो कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे बुध को। अल्लाह हाफिज़।